दो बेटों ने अपनी ही बूढ़ी मां का बंटवारा कर दिया और उसे अपने ही घर में नौकरानी बना दिया। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। यह सच्ची कहानी है नारायणपुर की, जहां गंगा नदी से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा और खूबसूरत बंगला था। बाहर से वह घर बहुत शानदार दिखता था, लेकिन उसकी ऊंची दीवारों के अंदर एक मां की टूटी हुई सांसें कैद थीं। उस घर की मालकिन थीं 70 साल की करीना देवी। चेहरे पर गहरी खामोशी और हाथ में सहारे के लिए एक लकड़ी की छड़ी। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा अभिजीत जो बैंक में क्लर्क था और छोटा बेटा अंकुश जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। दोनों की शादी हो चुकी थी। अभिजीत की पत्नी निशा और अंकुश की पत्नी रवीना उसी घर में रहती थीं। शुरुआत में सब ठीक था। करीना देवी को सम्मान मिलता था, उन्हें प्यार से मां कहकर बुलाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। पहले उन्हें चाय बिस्तर पर मिलती थी, फिर कहा गया मां खुद ले लिया करो। कुछ महीनों बाद रसोई का दरवाजा भी उनके लिए बंद होने लगा। एक सुबह की बात है, घर में ताजे पराठे बन रहे थे। मक्खन की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। डाइनिंग टेबल पर अभिजीत, निशा और बच्चे बैठकर गर्म नाश्ता कर रहे थे। करीना देवी अपने छोटे कमरे में बैठी थीं। पिछली रात उन्होंने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। भूख से परेशान होकर वे धीरे धीरे छड़ी के सहारे रसोई की ओर बढ़ीं। जैसे ही वे अंदर पहुंची, निशा ने उनका रास्ता रोक लिया। कहां जा रही हैं आप? करीना देवी ने धीमी आवाज में कहा। बहू, बहुत भूख लगी है, 2 रोटी दे दो। निशा ने तिरस्कार से कहा, रोटी क्या पेड़ पर उगती है? राशन कितना महंगा है, हर समय कुछ ना कुछ चाहिए आपको। फिर वह अंदर गई और 2 ठंडी सूखी रोटियां और बिना दूध की काली चाय उनके हाथ में थमा दी। करीना देवी चुपचाप अपने कमरे में लौट आईं। बाहर बच्चे पिज्जा और बर्गर की बातें कर रहे थे और अंदर एक मां सूखी रोटी पानी से निगल रही थी। करीना देवी को कई सालों से मधुमेह, शुगर की बीमारी थी। डॉक्टर ने समय पर दवा लेने को कहा था। एक दिन उन्होंने अभिजीत से कहा, बेटा मेरी दवा खत्म हो गई है, आंखों के आगे धुंधला दिखता है। अभिजीत ने थके हुए स्वर में कहा, मां इस महीने बहुत खर्चा है, फीस भरनी है, अभी पैसे नहीं है, कुछ घरेलू उपाय कर लो। यह कहकर वह चला गया। करीना देवी वहीं खड़ी रह गईं, चुप, बेबस। दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी। एक सुबह 5 बजे जब पूरा घर रजाई में सो रहा था, करीना देवी आंगन में ठंडे पानी से बर्तन धो रही थीं। ठंड से उनके हाथ सुन्न हो चुके थे। तभी रवीना बालकनी में आई। उसके हाथ में गर्म चाय थी। उसने कहा, बर्तन अच्छे से धोना, कल चिकनाई रह गई थी, और बाद में कपड़े भी धो देना। करीना देवी ने धीमे से कहा, बहू हाथों में बहुत दर्द है। रवीना ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर हाथ नहीं चलते तो खाना मत खाया करो। दिन गुजरते गए और एक मां का सम्मान खत्म होता गया। एक दिन खर्चे को लेकर दोनों बहुओं में झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि अभिजीत और अंकुश ने फैसला किया, मां 15 दिन नीचे रहेंगी और 15 दिन ऊपर, जिसका समय होगा वही खर्च उठाएगा। करीना देवी ने कांपती आवाज में पूछा, क्या मैं कोई सामान हूं जिसे बांट रहे हो? लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। अब हर 15 दिन बाद उनका बिस्तर सीढ़ियों से ऊपर नीचे फेंका जाता था। महीने के 31वें दिन दोनों बेटे बहस करते थे कि एक अतिरिक्त दिन मां को कौन रखेगा। कई बार वह सीढ़ियों पर बैठकर रोती रहती थीं। एक रात उन्हें तेज बुखार था, फिर भी उनसे फर्श साफ करवाया गया। कमजोरी से उनका संतुलन बिगड़ा और वे जोर से गिर पड़ी। उनका सिर फट गया और खून बहने लगा। उस दिन पहली बार घर की दीवारों ने एक मां की दर्द भरी चीख सुनी। उस दिन जब करीना देवी के सिर से खून बह रहा था, तब रवीना ने डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं समझी। उसे कालीन पर पड़े खून के धब्बे की ज्यादा चिंता थी। उसने उन्हें सहारा देने के बजाय घसीटकर बरामदे में डाल दिया। उस ठंडी रात में खुले आसमान के नीचे पड़ी करीना देवी ने पहली बार महसूस किया कि वह इस घर में मां नहीं, सिर्फ एक बोझ बन चुकी है। कुछ दिन बाद एक शाम वह छत पर सूखे कपड़े लेने गईं। तभी उन्होंने देखा अभिजीत और अंकुश छत के कोने में खड़े सिगरेट पी रहे थे। अभिजीत ने कहा, अब और नहीं सहा जाता, घर बेच देते हैं, 2 करोड़ मिलेंगे, मां को वृद्धाश्रम छोड़ देंगे। अंकुश हंसते हुए बोला, सही है, वहां फ्री में रख लेंगे, हमारा खर्चा भी बचेगा। सीढ़ियों के पीछे खड़ी करीना देवी के हाथ से कपड़े गिर गए। उनकी सांस जैसे रुक गई। जिन बेटों के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, आज वही उनका सौदा कर रहे थे। उस रात उन्होंने अपने पुराने संदूक से एक लाल फाइल निकाली। ये वही फाइल थी जिसे उनके पति ने मरते वक्त उन्हें दी थी और कहा था, इसे तभी खोलना जब बहुत जरूरत पड़े। करीना देवी ने आंसू पोंछे और धीमे से कहा, अब जरूरत आ गई है। उस रात उनके अंदर कुछ बदल चुका था। सालों तक अपमान सहने वाली वह मां अब शांत थी, लेकिन कमजोर नहीं। कमरे की हल्की रोशनी में उन्होंने फाइल खोली। अंदर असली रजिस्ट्री, वसीयत और जरूरी दस्तावेज थे। उन कागजों में साफ लिखा था, लंका स्थित पूरा मकान सिर्फ और सिर्फ करीना देवी के नाम है। अगली सुबह घर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन करीना देवी एक बड़ा फैसला कर चुकी थीं। उधर अभिजीत और अंकुश प्रॉपर्टी डीलर से मिलने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि घर उनके नाम है। उन्होंने कभी असली कागज देखने की जरूरत ही नहीं समझी। दोपहर में प्रॉपर्टी डीलर अनिल मेहरा घर आया। साफ सूट, हाथ में फाइल और चेहरे पर मुस्कान। निशा और रवीना ने चाय नाश्ता रखा। अभिजीत ने कहा, मेहरा जी लोकेशन बहुत बढ़िया है,
2 करोड़ से कम में बात मत कीजिएगा। मेहरा ने घर देखा और बोला, कागज सही हो तो सौदा पक्का समझिए। अंकुश ने कुछ पुराने कागज दिखाए, लेकिन वे सिर्फ बिजली और टैक्स के थे। मेहरा बोला, रजिस्ट्री के दिन असली मालिक के साइन जरूरी होंगे। अभिजीत हंसते हुए बोला, वो हो जाएगा। करीना देवी अपने कमरे से यह सब सुन रही थीं। अगली सुबह वह चुपचाप घर से निकलीं और सीधे बैंक गईं। वहां से उन्होंने अपने पुराने भरोसेमंद वकील का पता लिया और उनके ऑफिस पहुंच गईं। वकील का नाम था अरुण त्रिपाठी। करीना देवी ने लाल फाइल उनके सामने रखी और कहा, बेटा, इन कागजों को पढ़ो। अरुण ने ध्यान से सब पढ़ा, फिर गंभीर होकर बोला, माता जी, यह मकान पूरी तरह आपके नाम है। आपकी अनुमति के बिना कोई इसे बेच नहीं सकता। करीना देवी ने शांत स्वर में पूछा, अगर मैं खुद बेचना चाहूं तो? अरुण ने कहा, आपको पूरा अधिकार है। कुछ पल चुप रहने के बाद करीना देवी बोली, मैं यह घर अनाथ बच्चों को देना चाहती हूं। जिनके पास मां नहीं है, उन्हें छत मिलनी चाहिए। अरुण उनकी ओर देखता रह गया, फिर सम्मान से सिर झुकाकर बोला, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। उधर घर में अभिजीत और अंकुश ने सौदा लगभग तय कर लिया था। 2 करोड़ में बात पक्की हो गई थी और 5 लाख एडवांस भी मिल गया था। निशा और रवीना बहुत खुश थीं। नए फ्लैट, नई गाड़ी और नई जिंदगी के सपने देखने लगी थीं। 3 दिन बाद रजिस्ट्री की तारीख तय हुई। उस दिन अनिल मेहरा और अरुण त्रिपाठी दोनों घर आए। टेबल पर मिठाई रखी गई। 5 लाख का चेक अभिजीत को दिया गया। मेहरा ने कहा, अब असली मालिक साइन करें। अभिजीत ने जैसे ही पेन उठाया, तभी पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। सबने मुड़कर देखा। सीढ़ियों से करीना देवी उतर रही थीं। आज उन्होंने हल्की पीली साड़ी पहनी थी। हाथ में वही लाल फाइल थी। चेहरे पर डर नहीं, आत्मविश्वास था। अभिजीत झुंझलाकर बोला, मां, आप अंदर जाइए। लेकिन करीना देवी सीधे टेबल तक आईं। उन्होंने फाइल खोली और कागज सामने रख दिए। पहले इसे पढ़ लो। अरुण त्रिपाठी ने कागज उठाए और मेहरा की ओर देखते हुए कहा, इस मकान की असली और इकलौती मालकिन करीना देवी हैं। इनके अलावा कोई इसे बेच नहीं सकता। कमरे में सन्नाटा छा गया। अंकुश के चेहरे का रंग उड़ गया। निशा के हाथ से मिठाई की प्लेट गिर गई। रवीना की आंखें फैल गईं। अभिजीत घबराकर बोला, मां, यह क्या है? करीना देवी ने शांत स्वर में कहा, सच्चाई। अभिजीत और अंकुश तुरंत उनके पैरों में गिर गए। मां, हमें माफ कर दो। हम तो मजाक कर रहे थे। हम आपको कहीं नहीं भेजेंगे। करीना देवी ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। मजाक वो होता है जिससे किसी का दिल ना टूटे। तुमने मुझे बोझ समझा, मेरे ही घर का सौदा कर दिया। उनकी आवाज धीमी थी लेकिन मजबूत थी। फिर उन्होंने मेहरा की तरफ देखा और कहा, मैं यह घर बेच रही हूं, लेकिन अपने बेटों के लिए नहीं। सब चौंक गए। अरुण ने दूसरी फाइल खोली और कहा, करीना देवी ने फैसला किया है कि यह संपत्ति एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट को दी जाएगी। यहां अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बनाया जाएगा। नहीं, अंकुश चिल्लाया। लेकिन इस बार करीना देवी की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई और आत्मसम्मान था। जिस मां का सौदा उसके बेटे कर सकते हैं, वह मां अब अपना फैसला खुद करेगी। करीना देवी की आवाज धीमी थी लेकिन अटल थी। कमरे में बैठे हर व्यक्ति को समझ आ गया, आज फैसला बदलने वाला नहीं है। उन्होंने साफ कहा, यह घर मेरा है और यहां कौन रहेगा इसका निर्णय भी मैं ही करूंगी। कुछ पल के लिए पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। अभिजीत और अंकुश एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिसे वे कमजोर समझते थे, आज वही सबसे मजबूत खड़ी है। अभिजीत बोला, मां, गुस्से में ऐसा फैसला मत लीजिए, लोग क्या कहेंगे? करीना देवी ने शांत जवाब दिया, जब तुम मुझे सीढ़ियों पर बैठाकर रखते थे तब लोगों की परवाह नहीं थी। अंकुश धीमे से बोला, हमसे गलती हो गई। गलती एक बार होती है, करीना देवी ने कहा, तुमने तो उसे आदत बना लिया था। निशा और रवीना रोने का नाटक करने लगी। निशा बोली, मां जी, हम आपको मां मानते हैं। करीना देवी ने सीधा सवाल किया, जब मुझे बुखार था और मैं फर्श पर गिरी थी तब तुम कहां थीं? कोई जवाब नहीं था। वकील अरुण त्रिपाठी ने स्पष्ट कहा, मकान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ट्रस्ट के लोग 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। कागज तैयार हैं। अभिजीत घबरा गया, मां, हम कहां जाएंगे? करीना देवी ने पहली बार सख्त लहजा अपनाया, जैसा तुमने मेरे लिए सोचा था वैसा ही सोचो अपने लिए। अंकुश समझ चुका था कि मां ने उनकी सारी बातें सुन ली थीं। उसका चेहरा उतर गया। करीना देवी ने घड़ी देखी, तुम्हारे पास 1 घंटा है, जरूरी सामान ले लो, उसके बाद यह घर खाली होना चाहिए। यह अन्याय है, अभिजीत लगभग चिल्लाया। अन्याय तब था जब तुमने मुझे बांटा था, उन्होंने बिना आवाज ऊंची किए कहा। निशा बोली, हम बच्चों को लेकर कहां जाएंगे? करीना देवी ने सीधा जवाब दिया, जिस तरह तुमने सोचा था कि मैं अनाथालय में रह लूंगी, वैसे ही तुम भी जगह ढूंढ लो। कमरे में घड़ी की टिक टिक गूंजने लगी। अरुण ने एहतियात के तौर पर पुलिस को सूचना दे दी थी। अभिजीत और अंकुश जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगे। निशा और रवीना के चेहरे से घमंड गायब हो चुका था। करीना देवी ड्राइंग रूम में शांत बैठी रहीं। कोई बहस नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक ठोस निर्णय। 1 घंटा पूरा हुआ।
बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। 2 सिपाही अंदर आए। माताजी, यही लोग हैं? हाँ, करीना देवी ने संक्षेप में कहा। अभिजीत बोला, हम खुद जा रहे हैं। लेकिन उसकी आवाज में अब अहंकार नहीं था। सामान बाहर ले जाया गया। पड़ोसी इकट्ठा हो गए। फुसफुसाहट शुरू हो गई। जाते जाते अंकुश ने आखिरी बार मुड़कर कहा, एक बार सोच लीजिए। करीना देवी ने दरवाजे की ओर इशारा किया। मैं सोच चुकी हूं। लोहे का गेट बंद हो गया। कुछ पल खामोशी रही। फिर करीना देवी ने गहरी सांस ली। करीब आधे घंटे बाद एक मिनी बस आकर रुकी। उस पर लिखा था, नवजीवन बाल सेवा ट्रस्ट। छोटे छोटे बच्चे उतरने लगे। किसी के पैर में चप्पल नहीं थी। कोई पुराना बैग पकड़े था, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। ट्रस्ट की संचालिका सरला मिश्रा आगे बढ़ी। नमस्ते माताजी, करीना देवी ने मुस्कुराकर कहा। स्वागत है। बच्चे आंगन में इधर उधर दौड़ने लगे। कोई पेड़ को छू रहा था, कोई सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। जो घर कुछ देर पहले तनाव से भरा था, अब बच्चों की हंसी से गूंज रहा था। सरला ने कहा, आज से यह घर इन बच्चों का है। करीना देवी ने धीमे से जोड़ा, और मैं इनकी देखभाल करूंगी। उसी समय एक छोटी लड़की उनके पास आई। दादी, क्या हम यहीं रहेंगे? करीना देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हां बेटा, यहीं रहोगे। लड़की मुस्कुरा दी। शाम तक बिक्री की रकम सीधे ट्रस्ट के खाते में चली गई। उधर अभिजीत, अंकुश, निशा और रवीना अपनी नई मंजिल की तलाश में भटक रहे थे। इधर आंगन में बैठी करीना देवी बच्चों को खेलते देख रही थीं। उनके मन में दर्द अभी भी था, लेकिन अब वह दर्द कमजोरी नहीं था, वह आत्मसम्मान में बदल चुका था। रात को जब बच्चे अपने अपने बिस्तर पर लेटे, घर में पहली बार सुकून था। करीना देवी ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, आज मेरा घर सच में बस गया। और सच में दीवारें वहीं थीं, छत वहीं थी, आंगन वहीं था, लेकिन माहौल बदल चुका था। जहां कभी ताने और अपमान गूंजते थे, वहां अब बच्चों की मासूम हंसी थी। सुबह की पहली किरण के साथ नया जीवन शुरू हुआ। आंगन में बच्चे कतार बनाकर खड़े थे। कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई पौधों को पानी दे रहा था। अब घर का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। कोई छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियां उतरना सिखा रहा था। सरला मिश्रा ने सभी बच्चों को प्यार से समझाया था, यह घर अब हम सबका है। यहां कोई छोटा बड़ा नहीं, हम सब एक परिवार हैं। बच्चों ने उनकी बात दिल से मान ली। बरामदे में कुर्सी पर बैठी करीना देवी यह सब देख रही थीं। सामने वही सीढ़ियां थीं, जहां कभी वह ठंड में अकेली बैठी कांपती थीं। आज उन्हीं सीढ़ियों पर बच्चे हंसते दौड़ते खेल रहे थे। एक बच्चा फिसलते फिसलते बचा तो दूसरे ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर करीना देवी के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। रसोई में पहली बार ताला नहीं था। बड़े भगोने में खिचड़ी बन रही थी। एक तरफ सब्जी पक रही थी, दूसरी तरफ दूध उबल रहा था। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, दादी, आज मीठा भी बनेगा? करीना देवी ने मुस्कुराकर पूछा। क्यों, क्या बात है? बच्चा बोला, आज हम सब पहली बार साथ खाना खाएंगे। करीना देवी ने प्यार से कहा, हां, आज गुड़ का हलवा बनेगा। बच्चों की आंखें खुशी से चमक उठीं। उनके लिए हलवा सिर्फ मिठाई नहीं था, अपनापन था। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि सक्सेना निवास अब अनाथ बच्चों का घर बन गया है। पड़ोसी मिठाई, कपड़े, राशन और किताबें लेकर आने लगे। एक बुजुर्ग पड़ोसी ने कहा, माताजी, आपने बहुत बड़ा काम किया है। यह हर किसी के बस की बात नहीं। करीना देवी ने विनम्रता से जवाब दिया, मैंने बस सही समय पर सही फैसला लिया। उधर अभिजीत और अंकुश की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जिन पैसों के सपने वे देख रहे थे, वह सब खत्म हो गया था। छोटा सा किराए का घर ढूंढना भी मुश्किल हो रहा था। रिश्तेदारों ने दूरी बना ली थी और दोस्त भी अब पहचानने से बचते थे। एक दिन अभिजीत हिम्मत करके पुराने घर के बाहर आया। उसने गेट खटखटाया। चौकीदार ने पूछा, किससे मिलना है? उसने धीमे से कहा, मां से। करीना देवी ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, उसे अंदर आने दो। अभिजीत अंदर आया। आंगन में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। उसने चारों तरफ देखा। यह वही घर था, लेकिन अब सच में घर लग रहा था। मां, उसने धीमे से कहा। करीना देवी ने सीधे पूछा, क्यों आए हो? उसने सिर झुकाकर कहा, माफी मांगने। करीना देवी बोली, माफी से बीता हुआ समय वापस नहीं आता। लालच इंसान की सोच छीन लेता है। तुमने मां को बोझ समझा, इसलिए आज खुद बोझ महसूस कर रहे हो। अभिजीत की आंखों से आंसू बहने लगे। करीना देवी ने आगे कहा, अगर सच में बदलना चाहते हो तो यहां आकर सेवा करो। इन बच्चों के लिए कुछ करो, तब समझोगे जिम्मेदारी क्या होती है। अभिजीत ने चुपचाप सिर हिला दिया। कुछ दिनों बाद अंकुश भी आया। उसे भी वही जवाब मिला, सुधार का रास्ता सेवा से होकर जाता है। धीरे धीरे दोनों भाई कभी कभी आने लगे। बच्चों के लिए राशन लाते, छोटे मोटे काम करते। शुरुआत में वे नजरें चुराते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि जिन बच्चों के पास कुछ नहीं था, वे फिर भी खुश थे। घर में अब रोज सुबह प्रार्थना होती। बच्चे पढ़ाई करते, खेलते और शाम को करीना देवी उन्हें जीवन की बातें सिखाती। सच बोलो,
मेहनत करो और कभी किसी का दिल मत दुखाओ। एक दिन वही छोटी लड़की उनकी गोद में बैठी और मासूमियत से पूछा, दादी, आपके बच्चे कहां हैं? करीना देवी कुछ पल चुप रहीं, फिर मुस्कुराकर बोली, मेरे बच्चे यहीं हैं। लड़की ने तुरंत कहा, तो हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। करीना देवी की आंखें नम हो गईं, लेकिन इस बार वह दर्द नहीं था, वह संतोष था। समय बीतता गया। सक्सेना निवास अब नवजीवन आश्रय के नाम से जाना जाने लगा। 50 से ज्यादा बच्चों को वहां घर, खाना और शिक्षा मिल रही थी। दीवारों पर रंगीन चित्र थे, आंगन में हर शाम हंसी गूंजती थी। एक दिन सरला मिश्रा ने कहा, माताजी, आपने अपने दर्द को ताकत बना दिया। करीना देवी मुस्कुराईं। जब अपनों से सहारा न मिले तो इंसानियत ही सबसे बड़ा सहारा बनती है। करीना देवी ने जो खोया था उससे कहीं ज्यादा पा लिया था, क्योंकि सच यही है, घर ईंट और पत्थर से नहीं बनता, घर सम्मान, प्यार और अपनापन से बनता है।